नमस्कार। NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी हम 3 क्लासेज पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हमने सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जाना था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इनको कैसे बनाया जाता है, इनके गुण क्या हैं और साथ में इनके उपयोगों के बारे में भी हमने जाना था। इसके अलावा हमने बात की थी वर्ग 2 के तत्व, जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनके हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी और हमने कहा था और हमने सीखा था कि इसके बाह्यतम कोश में जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इसकी आयनिक त्रिज्या के बारे में जाना था, हमने इसकी परमाणुीय त्रिज्या के बारे में जाना था और यह भी जाना था कि क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या कम होती है। तो उसका कारण बताया था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में आते हैं जबकि नाभिक में आवेश बढ़ जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी जल योजन एंथैल्पी की, इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, और उसमें हमने यह सीखा था कि जैसे जैसे हम बेरिलियम से बेरियम तक जाते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है। आकार बढ़ने के साथ साथ जल के अणुओं की जुड़ने की क्षमता कम होती चली जाती है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा कम होती जाती है। इसके अलावा हमने उसके बहुत सारे और भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में भी जाना था। इस कक्षा में हम सीखेंगे इसके अलावा जो वर्ग 2 के तत्व हैं वो ऑक्साइड्स किस प्रकार से बनाते हैं, वो ऑक्सो लवण किस प्रकार से बनाते हैं, उनके सल्फेट्स किस प्रकार से बनते हैं, नाइट्रेट्स किस प्रकार बनते हैं, उनके तापीय स्थायित्व के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे, हम सीमेंट के बारे में जानेंगे और साथ साथ बेरिलियम का मैग्नीशियम की तुलना में या बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम की तुलना में, या सीधे सीधे हम कहें कि बेरिलियम की उसी वर्ग के अन्य धातुओं की तुलना में एल्युमिनियम के साथ जो विकर्ण संबंध दर्शाता है, या इन धातुओं की तुलना में वो एल्युमिनियम के साथ जो अधिक समानता दर्शाता है उसके बारे में भी बात करेंगे, या हम बेरिलियम के एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध के बारे में भी जानेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। वर्ग 2 के तत्व द्विधनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनकी जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है या मुख्य संयुक्ता वो क्या होती है, M2+ होती है। उसका कारण हमने पिछली कक्षा में जाना था कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि इसकी द्वितीय आयनिक एंथैल्पी का मान भी कम होता है। क्षारीय धातु के साथ साथ क्षारीय मृदा धातु के यौगिक भी आयनिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स की तुलना में इनके यौगिक कम आयनिक प्रकृति के होते हैं। कारण आपको जानते हैं कि छोटा आकार होने के कारण से ये बड़े ऋणायन को ध्रुवित कर देता है, जिस कारण से इसमें सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। क्षारीय मृदा धातु वायु में जलकर मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार के ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं जिनकी संरचना बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर रॉक सॉल्ट जैसी होती है। बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, जबकि अन्य तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये जल से अभिक्रिया कर अल्प विलेय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, या हम तुलना करेंगे इसकी एल्कली मेटल से या क्षारीय धातुओं से। क्षारीय धातुओं को जब हमने हाइड्रोक्साइड्स की बात की थी तो हमने कहा था ये सब के सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं और टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती चली जाती है। उसका जो सबसे छोटा तत्व था लिथियम, उसका ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति का था, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है। दूसरी बात कि वहाँ जो क्षारीय धातुओं के हाइड्रोक्साइड बन रहे थे वे जल में बहुत अधिक आसानी से विलेय थे, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वे कम विलेय होते हैं। इन हाइड्रोक्साइड की विलेयता तापीय स्थायित्व क्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और बेरियम हाइड्रोक्साइड तक बढ़ने पर बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जाएंगे तो इनकी विलेयता भी बढ़ती जाएगी, इनका तापीय स्थायित्व भी बढ़ता चला जाएगा और इनकी क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती चली जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड
क्षारीय धातुओं के संगत हाइड्रोक्साइड की तुलना में कम स्थायी होते हैं। यदि हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड कम स्थायी होंगे, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम स्थायी होगा। जैसे आप पहले बात की कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और ये बेस से भी रिएक्शन करेगा। ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्षार से रिएक्शन करेगा और बेरिलेट आयन बना लेता है। उसी प्रकार से ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया करके एक संकुल यौगिक बना लेता है। हैलाइड्स, बेरिलियम हैलाइड के अतिरिक्त अन्य धातुओं के हैलाइडों की प्रकृति आयनिक होती है। इसकी हमने भी पहले बात की थी कि बेरिलियम का साइज छोटा है, इस कारण से इसमें सहसंयोजक प्रकृति आ जाएगी। इसके अलावा जितने भी धातुओं के हैलाइड्स हैं वो आयनिक प्रकृति के होंगे। ये बेरिलियम हैलाइड का या BeCl2 का डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। बेरिलियम हैलाइड मुख्यतः सहसंयोजक होते हैं। जैसा कि आकार छोटा होने के कारण से मैंने कहा था कि इनमें ये ध्रुवणता उत्पन्न कर देते हैं और ध्रुवणता उत्पन्न कर देने के कारण से इनमें सहसंयोजक गुण आ जाता है। और जब सहसंयोजक गुण आ जाएगा तो ये कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आयनिक पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में मुख्यतः जल में विलय होते हैं, जबकि सहसंयोजक पदार्थ कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना पाई जाती है, जैसा कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। श्रृंखला एक लंबी चेन बन जाती है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम व बेरियम के जलयोजित क्लोराइड, ब्रोमाइड एवं आयोडाइडों का निर्जलीकरण इन्हें गर्म करके किया जा सकता है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के संगत जलयोजित हैलाइड का जल अपघटन हो जाता है। ये देखा, जैसे मैग्नीशियम 6s2 और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और में 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, जबकि बेरियम में 2 जल के अणु जुड़े रहते हैं। उच्च जालक ऊर्जा के कारण फ्लोराइड क्लोराइड की तुलना में कम विलय होते हैं। ऑक्सो अम्ल के लवण, जिस प्रकार से एल्कली मेटल्स ऑक्सो लवण बना रही थी, उसी प्रकार से धातुएं भी ऑक्सो लवण बनाती हैं। और ऑक्सो लवण के बारे में हमने कहा था कि जिस तत्व पर C डबल बॉन्ड O, जैसे कार्बन है तो C डबल बॉन्ड, हमने जैसे H2CO3 का एग्जाम्पल लिया था, हमने कार्बनिक अम्ल का उदाहरण लिया था, हमने H2SO4 का उदाहरण लिया था। तो जिस तत्व के साथ में द्विबंधित ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसी तत्व पर OH समूह, और OH में भी वह H जो आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, ऐसे लवणों को हम ऑक्सो लवण कहते हैं। और क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सो लवण बनाती हैं। कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं, जिन्हें इन तत्वों के विलय लवणों के विलयन से सोडियम अथवा अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाकर अवक्षेपित किया जा सकता है। तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कार्बोनेटों की जल में विलयता बढ़ती जाती है। अब मतलब समझें, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इसका मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इन कार्बोनेटों की जल में विलयता बढ़ती चली जाती है। और ये जो कार्बोनेट है, जब इनको गर्म करते हैं, जैसे मानो हम कहें MgCO3, तो इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, MgO मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गर्म करो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कार्बोनेट्स हैं, इनको जब हम गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। बेरिलियम कार्बोनेट अस्थायी होता है। कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मतलब बेरिलियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में कैल्शियम कार्बोनेट, और इस प्रकार से स्ट्रोंशियम और बेरियम कार्बोनेट भी स्थायी होता चला जाता है। सल्फेट, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट सफेद रंग के होते हैं, ठोस होते हैं और ताप के प्रति स्थायी होते हैं। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं। और कैल्शियम से जैसे जैसे हम बेरियम सल्फेट तक जाएंगे, इनकी विलयता कम होती चली जाती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट ज़्यादा क्यों घुल जाते हैं? उसका कारण ये कि इन आयनों की जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनकी जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है। देखिए, हमने इससे पहली वाली क्लास में बात की थी। एक होती है लैटिस एंथैल्पी या जालक एंथैल्पी, और एक होती है जल योजन एंथैल्पी। यदि जालक एंथैल्पी ज़्यादा है और जल योजन एंथैल्पी कम है, तो वो पानी में या जल में आसानी से नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि लैटिस को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल ही नहीं पा रही। लेकिन
यदि जल योजन एंथैल्पी का मान ज़्यादा है, यानी कि जल में घोलने पर ऊर्जा ज़्यादा बाहर निकल रही है और इतनी बाहर निकल रही है जो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है, तो वो लैटिस को आसानी से तोड़ देगी और वो पदार्थ उतना ही आसानी से विलय हो जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम और बेरिलियम की, इनके आयनों की। तो इनके जो सल्फेट्स हैं उनकी जल योजन एंथैल्पी इनकी जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है और इसी कारण से जलयोजन एंथैल्पी अधिक होने के कारण से इनकी जालक एंथैल्पी कम होने के कारण से जालक टूट जाता है और ये सल्फेट्स जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कैल्शियम से बेरियम तक जाते हैं इनकी विलयता जल में कम होती जाती है। नाइट्रेट्स, इन धातुओं के कार्बोनेटों को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलकर नाइट्रेट प्राप्त कर लेते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट जल के 6 अणुओं के साथ क्रिस्टलित होता है, जबकि बेरियम नाइट्रेट निर्जल लवण के रूप में क्रिस्टलित होता है। लिथियम नाइट्रेट के साथ सभी नाइट्रेट गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। या हम जैसे दिखाई दे रहे कोई भी मेटल नाइट्रेट लेना है, जब हम गर्म करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। तो चाहे मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम किसी का भी नाइट्रेट हो, इसको गर्म करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है। हमने जैसे पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि लिथियम की मैग्नीशियम से कुछ गुणों में समानता मिलती है। लिथियम क्षार धातु है, यानी एल्कली मेटल्स है। इसके गुण किससे मिलने चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मिलते भी हैं, ऐसा नहीं कि उससे गुण नहीं मिलते। मैंने आपसे कहा भी था और आपने ये सीखा भी था कि किसी भी तत्व के गुण उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उसकी परमाणुीय अथवा आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। तो लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, जिस प्रकार की सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में है, लेकिन उसका जो परमाणुीय आकार है वो मैग्नीशियम के समान है, उसका आयनिक आकार मैग्नीशियम के समान है। इस कारण से कुछ गुण तो ये एल्कली मेटल्स के समान दिखाता है और कुछ गुण ये मैग्नीशियम के समान दिखाता है। तो हमने कहा था कि लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है या फिर उसका विकर्ण संबंध मिलता है। इसी प्रकार की स्थिति एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में है। बेरिलियम, अन्य तत्व कौन कौन से हैं? जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो बेरिलियम के कुछ गुण तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम के साथ में द्विधनात्मक आयन यानी कि Be2+ बनाता है। लेकिन इसकी परमाणुीय त्रिज्या और इसकी आयनिक त्रिज्या समूह 13 के तत्व एल्युमिनियम के समान होती है। इस कारण से यह एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। कैसे? जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इनके ऑक्साइड्स या इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के हैं। ठीक इसी प्रकार से एल्युमिनियम यह भी उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स। तो किससे गुण मिल रहा है इसका? एल्युमिनियम से। इसी प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है या ये फ्लोरीन के साथ या फ्लोराइड आयन के साथ जुड़ता है, तब भी ये क्या बनाता है? एल्युमिनियम के समान गुण दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये कि बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम से भी मिलते जुलते हैं, यानी कि जो समूह 13 का तत्व एल्युमिनियम है उसके साथ ही क्या दर्शाएगा? विकर्ण संबंध दर्शाएगा। इसके गुण एल्युमिनियम से मिलते जुलते होंगे। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्टेट द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, सिमिलरली बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, कि लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्युमिनियम में विकर्ण संबंध दर्शाइए। तो आप में उसको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो चलिए हम समझते हैं विकर्ण संबंध के बारे में। जैसा कि हमने पहली कक्षाओं में सीखा था कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है, उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि लिथियम के कुछ गुण उसके अन्य वर्ग के तत्वों जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनसे मिलते जुलते हैं और इसके कुछ गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं। कारण हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि किसी भी तत्व के गुण 2 बातों पर निर्भर करते हैं। एक तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और दूसरे इसकी परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या पर। तो बाह्यतम कोश में तो लिथियम के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है,
लेकिन इसकी परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या मैग्नीशियम के समान है। तो हमने देखा था कि कई गुण इसके मैग्नीशियम से मिलते जुलते थे, इसीलिए हमने कहा था कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति बेरिलियम और एल्युमिनियम की है। बेरिलियम वर्ग 2 का तत्व है, एल्युमिनियम वर्ग 13 का तत्व है। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जैसे गुण दर्शाएगा, लेकिन इसकी आयनिक त्रिज्या, इसकी परमाणुीय त्रिज्या लगभग एल्युमिनियम के समान होती है। इसीलिए बेरिलियम के बहुत सारे गुण एल्युमिनियम के समान होते हैं। जैसे हम बात करें कि बेरिलियम का ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अभी हमने सीखा था। एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी उभयधर्मी प्रकृति का है। वहीं अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के ऑक्साइड, ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो ये क्षार बनाते हैं, जबकि बेरिलियम का ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और ये क्षार से भी अभिक्रिया कर सकता है। इसी प्रकार से कुछ यौगिक बनाने की क्षमता या गुण उसके एल्युमिनियम से मिलते जुलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, और इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो इस पर आप ध्यान दें कि बेरिलियम की अन्य तत्वों के साथ में या एल्युमिनियम के साथ में इसकी क्या समानता है और इसी वर्ग के अन्य तत्वों के साथ में क्या असमानताएं दर्शाता है, इस पर आप गहराई से समझें। बेरिलियम का असंगत व्यवहार। वर्ग 2 का प्रथम तत्व बेरिलियम वर्ग में मैग्नीशियम तथा अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार दर्शाता है, जबकि एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसका कारण बेरिलियम का परमाणुीय और आयनिक आकार असाधारण रूप से बहुत छोटा होता है, जो एल्युमिनियम के लगभग समान होता है। उच्च आयनन एंथैल्पी तथा छोटे आकार के कारण बेरिलियम के अधिकांश यौगिक सहसंयोजी होते हैं, जो आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। बेरिलियम की उपसय संयुज संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल s और p ऑर्बिटल ही है। आप देखें तो उस कारण से अधिकतम इसमें 4 कक्षक हैं, और 4 कक्षक हैं तो इसकी उपसय संयुज संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन अन्य तत्व की बात करें तो उसमें d कक्षक भी होते हैं, उसके कारण उपसय संयोजक संख्या बढ़कर 6 हो सकती है। अन्य सदस्यों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के विपरीत बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति उभयधर्मी होती है। बेरिलियम एवं एल्युमिनियम के विकर्ण संबंध। बेरिलियम 2+ यानी Be2+ की अनुमानित आयनिक त्रिज्या 31 पिकोमीटर है, जो लगभग एल्युमिनियम 3+ के समान है। इसीलिए कुछ मामलों में या कुछ गुणों में बेरिलियम एल्युमिनियम से समानता दर्शाता है। एल्युमिनियम के समान बेरिलियम शीघ्रता से अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनकी धातु की सतह पर ऑक्साइड की फिल्म चढ़ी रहती है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसे एल्युमिना भी कहते हैं, तो वो एल्युमिनियम की सतह पर चढ़ी रहती है। इसलिए सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया तो करता है, लेकिन शीघ्रता से अभिक्रिया नहीं करता है। क्षार की अधिकता में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है और बेरिलेट आयन बनाता है। ठीक इसी प्रकार से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एल्यूमिनेट आयन बनाता है। बेरिलियम और एल्युमिनियम आयन जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है BeF42- और AlF63-, ये दोनों एक जैसे गुण दर्शाते हैं। अब बात करेंगे कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिकों की। हमने सोडियम के क्लोराइड की बात की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, सोडियम कार्बोनेट को हमने जाना था और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जाना था। हमने ये जाना था कि इन यौगिकों को कैसे बनाया जाता है, उसके गुण क्या हैं और उपयोग क्या हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम वर्ग 2 के तत्व मुख्यतः कैल्शियम, इस कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिकों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इसका निर्माण रोटेटरी क्लिन में चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को लगभग 1070 से 1270 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिए, जब इस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित या विघटित हो जाएगा, जिससे हमें बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। वायुमंडल में खुला छोड़ने पर यह वायुमंडल की नमी को अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। यदि ये जल या नमी से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है।
सीमित मात्रा में जल से अभिक्रिया करेंगे तो चूने के जो पिंडक होते हैं, लम्स होते हैं, वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा जब आप दीपावली के दिनों में आपने यदि वाइट वॉश होती देखी हो, जो सफ़ेदी करते हैं, तो आपने देखा होगा चूने के टुकड़े आते हैं, उनको पानी जैसे ही डालते हैं तो धीरे धीरे करके वो टुकड़े टूटने लगते हैं और अंत में वो घुल जाते हैं। इसे चूने को बुझाना या स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं, जो बाद में लाइम वाटर में कन्वर्ट होता है। बिना बुझे चूने को जब सोडा द्वारा बुझाया जाता है तब सोडा लाइम प्राप्त होता है। यह क्षारीय ऑक्साइड होने के कारण उच्च ताप पर अम्लीय ऑक्साइडों से संयोग कर लेता है। अब जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड इससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या है, सीमेंट के निर्माण के लिए प्राथमिक पदार्थ के रूप में काम आता है। ये जब सीमेंट का निर्माण करते हैं तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड काम में लेते हैं। सबसे सस्ते क्षार के रूप में काम आता है। कास्टिक सोडा निर्माण में से सोडियम कार्बोनेट बनाने में काम में लेते हैं और शर्करा के शुद्धिकरण में और रंजकों के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड को काम में लेते हैं। दूसरा पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसको CaOH जिसका फॉर्मूला है। इस बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बिना बुझे चूने में पानी मिलाकर, जैसे हमने पहले कहा, पहले तो उसके जो बड़े बड़े पिंड है वो टूट जाते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, और जब ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो उसमें वो किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके जलीय विलयन, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इससे रिएक्शन कर गया कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और अधिक मात्रा में यदि प्रवाहित कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो सॉल्युबल हो जाता है। चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोराइट बना लेता है, जो ब्लीचिंग पाउडर का एक अवयव है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी कह रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, वह बन जाता है। उपयोग इसका चूना लेप या मोर्टार बनाने में, जिसमें भवन निर्माण में काम आता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में या रोगाणुनाशी के रूप में काम आता है। वाइट वॉश हम करते हैं, जैसे मैंने बताया दीपावली के दिनों में वाइट वॉश करते हैं, तब इसको चूने के पानी को काम में लेते हैं। कांच के उत्पादन में, चर्म शोधन उद्योग में और विरंजक चूर्ण के रूप में इसको काम में लिया जाता है। साथ साथ शर्करा के शोधन में भी काम में लेते हैं। तीसरा पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में कई रूपों में मिलता है। चूना पत्थर के रूप में, खड़िया के रूप में, मार्बल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। बनाएंगे कैसे, कैल्शियम, मैंने अभी पहले भी रिएक्शन देखी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, ये क्षारीय ऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड, ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएं, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किस, कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से कराएं, तब भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि 1200 केल्विन के आसपास इसे जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह अम्लों से अभिक्रिया कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसका उपयोग मार्बल के रूप, जब हम घर में जब अपने बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, तो मार्बल लगाते हैं फर्श में, उसमें काम में लेते हैं। बुझे चूने के निर्माण में काम में लेते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम, लोहा जैसी धातुओं के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में भी काम में लेते हैं। विशेष रूप से अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से वृहद रूप के उच्च गुणवत्ता वाले कागज का निर्माण होता है। एंटासिड बनाने में काम में लेते हैं। टूथपेस्ट के अपघर्षक के रूप में काम में लेते हैं और च्युइंगम के और संगठित और सौंदर्य प्रसाधन में भी एक कॉम्प्लीमेंट्री या फिलर के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। अगला यौगिक महत्वपूर्ण कैल्शियम सल्फेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, और हेमीहाइड्रेट, इसको अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट से आधा मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ा हुआ है। ये कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट है। इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट 2H2O है। जब इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट H2O, यानी 2 कैल्शियम सल्फेट और 1 H2O जुड़ेगा तो हेमीहाइड्रेट कहलाता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस काम आता है। आपको याद हो कि यदि कभी हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहाँ हमारे वो प्लास्टर चढ़ाता है। वो यही प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पहले पाउडर के रूप में होता है और पानी में
से इसका जब पेस्ट बनाते हैं तो कुछ ही समय में ये कठोर हो जाता है। 393 केल्विन से उच्च ताप पर क्रिस्टलीय शुष्क कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे डेड बर्न प्लास्टर भी कहते हैं। जल के साथ जमने की इसकी विशेष प्रकृति होती है। पर्याप्त मात्रा में जल मिलाने पर यह प्लास्टिक जैसा द्रव्य बनाता है, जो 15 मिनट में जमकर कठोर और ठोस हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा में मूर्तियों को बनाने में काम में लेते हैं। सीमेंट बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। चूने के आदि, जैसे हमने कहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमने बात की थी अभी, ये कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या, मैं कहा था सीमेंट के एक अवयव के रूप में किया जाता है। तो सीमेंट चूने के आधिक्य वाले कैल्शियम ऑक्साइड और अन्य पदार्थ जैसे जिसमें सिलिका भी है और एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स भी होते हैं, उन सबको मिलकर सीमेंट बनाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड सबसे अधिक है, 50 से 60%। जैसे हमने कहा था सीमेंट का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्साइड है, 50 से 60%। सिलिका 20 से 25%, एल्युमिना 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड 1 to 2% और बचा हुआ अन्य पदार्थ ये 1 to 2% होते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका एवं एल्युमिना का अनुपात लगभग 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए एवं चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और अन्य ऑक्साइड जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनका अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए। सीमेंट का जमना, आपने भवन निर्माण होता देखा होगा, सीमेंट एक पेस्ट के रूप में बनाकर जब किसी दीवार पर लगाते हैं तो कुछ समय बाद ये जमकर कठोर हो जाता है। इसका कारण इसके अणुओं का जलयोजन और पुनः व्यवस्थित होना है। जिप्सम मिलाने पर सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, जिससे कि ये पूरी तरह से ठोस में परिवर्तित हो जाए। लोहा और स्टील के पश्चात सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी राष्ट्र की उपयोगी वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। इसका उपयोग कंक्रीट बनाने में, रीइंफोर्स कंक्रीट बनाने में, प्लास्टरिंग में, पुल निर्माण में, भवन निर्माण, इन सब में आदि में किया जाता है। सीमेंट हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है और हमने देखा ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें 50 से 60% तक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जैव महत्ता, एक व्यक्ति के में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम और 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि लोहे की मात्रा या आयरन की मात्रा 5 ग्राम और कॉपर की मात्रा 0.6 ग्राम होती है। मानव शरीर के लिए दैनिक आवश्यकता 200 से 300 मिलीग्राम मापी गई है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनेमल, हमारे दांतों के चारों तरफ जो ऊपर की तरफ जमा रहता है सफ़ेद परत, वो भी कैल्शियम की बनी होती है। तो इस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, पौधों के लिए, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। इनकी जैव महत्ता हमारे लिए बहुत अधिक है। हमने जाना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसा कि सोडियम और पोटेशियम थे। तो इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? इस क्लास में हमने सीखा, पहले जो वर्ग 2 के तत्व हैं उनकी कुछ गुण के बारे में जाना, उनके रासायनिक गुणों के बारे में जाना और फिर हमने इनके महत्वपूर्ण यौगिक कैल्शियम के जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट के बारे में जाना था। तो इस प्रकार इस एस ब्लॉक एलिमेंट की कुल 4 क्लास हमने पढ़ी। उन 4 क्लास में हमने एस ब्लॉक के दोनों वर्ग के तत्व, जिसमें एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके हमने भौतिक गुणों के बारे में जाना, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके परमाणुीकरण की एंथैल्पी, इनकी जलयोजन एंथैल्पी, आयनिक त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, इसके अलावा आयनन एंथैल्पी और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनसे किस प्रकार से अभिक्रिया करता है उसके बारे में जाना। इनके महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जाना, जैसे सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हमने सीखा, कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में सीखा। इसके अलावा हमने कुछ तत्वों के जैसे लिथियम का मैग्नीशियम से और बेरिलियम का एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध के बारे में जाना।